नमस्कार बच्चों, मैं वंदना सिंह, प्रवक्ता इतिहास, इस्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज शास्त्री नगर मेरठ से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। चैप्टर में मुख्य रूप से इस चैप्टर का जैसा नाम है महात्मा गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, तो इस चैप्टर में हम महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा, कैसे कैसे उनका आंदोलन चला, कौन कौन सा आंदोलन चला, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अब इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु है वो देखिए, महात्मा गांधी का अभ्युदय, भारत में सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयोग, गांधी जी के विचार, गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, साबरमती आश्रम की स्थापना, भारत में गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग। अब यहाँ से गांधी जी ने कैसे कैसे किन किन तरीकों से कैसे कैसे कौन कौन से आंदोलन किए, उनके नाम क्या थे, किस तरह का आंदोलन था और कैसे अंत में उन्होंने अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाई, इसको हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले गांधी जी के आंदोलनों को जानने से पहले हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जानते हैं। आप लोग जानते तो होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से गांधी जी के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में यानी 1869 में गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे, और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। तो इस तरह की छोटा सा इनका परिवार था, हिंदू परिवार था। और कैसे अब गांधी जी पढ़ाई करने के लिए जाएंगे विदेश और कैसे पढ़ के वापस आते हैं, कैसे उनका साउथ अफ्रीका में आंदोलन होता है, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इससे पहले मैं कुछ और आपको बताना चाहूंगी। जन्म मैंने बता दिया, मृत्यु 30 जनवरी 1948, कहाँ पर? नई दिल्ली। मृत्यु का कारण हत्या, आप जानते होंगे। राष्ट्रीयता भारतीय, अन्य नामों से भी महात्मा गांधी को पुकारा जाता था। राष्ट्रपिता महात्मा बापू गांधी जी। शिक्षा कहाँ हुई? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। प्रसिद्धि का कारण क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह, अहिंसा और शांति, ये तीन उनके मूल थे। सत्याग्रह, अहिंसा और शांति, इसी को अस्त्र शस्त्र बनाकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाई। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1919 से 1947 का जो समय रहा, ये तीसरा चरण था स्वतंत्रता संग्राम का, और इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? गांधी जी। यानी गांधी जी के नेतृत्व में मुख्य रूप से ये आंदोलन लड़ा गया, स्वतंत्रता संग्राम का तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या था? इस युग को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है, और इनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि बाद में स्वतंत्रता के बाद दी गई। अब हम इनके आंदोलनों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कैसे सब परीक्षा पास करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए बैरिस्टरी के लिए, और वहां से वकील बन के आए, वकालत पढ़कर आए, और वकालत पढ़ के आने के पश्चात इसके बाद वो कहाँ गए? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पर जाकर उन्होंने जो भारतीयों की दशा देखी, उससे वो बड़े चिंतित हुए। वहां पे क्या था? अंग्रेज जो थे, भारतीयों के प्रति बड़ा उनका बुरा रवैया था, पक्षपातपूर्ण रवैया था, और बहुत से ऐसे अधिकार थे जो उनके लिए प्रतिबंधित किया गया था। बड़ा ही पक्षपातपूर्ण रवैया उनके साथ अपनाया जा रहा था। गांधी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, और वो इनके अधिकार के लिए वहां पे अपना प्रथम शुरुआत किया, लड़ाई की, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। और वहां भी उनका जो आंदोलन का जो जरिया था वो अहिंसात्मक था, और लगभग 2 दशकों की लंबी लड़ाई के बाद साउथ अफ्रीका से उन्हें सफलता मिली, और भारतीयों पे जो काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को गोरों को हटाना पड़ा, और ये उनकी एक तरह से पहली विजय थी। और उनकी जो लड़ाई का तरीका था सत्याग्रह। अब इसके पश्चात वहाँ पे सफल होने के बाद वो 1915 में भारत वापस आए, अपने देश भारत वापस आए, और भारत वापस आने पर भी उन्हें कुछ ऐसी ही स्थिति मिली जैसा कि साउथ अफ्रीका में था। यहाँ पे भी अंग्रेजों का शासन था, और यहाँ पर भी हमारे भारतीय काफ़ी उनका शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पर आके उन्होंने एक तरह से गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बताया, और उन्हीं के कहने पे 1 साल तक वो भारत का भ्रमण करते रहे, भारत को जानते रहे, लोगों की परेशानियों को समझते रहे।
यहाँ तक कि बनारस का जो हिंदू यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसके उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए और वहाँ पे लोगों को उन्होंने देखा, वहाँ पे उन्होंने अपने विचार एक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई है, सिर्फ कुछ बुद्धिजीवियों से ये स्वतंत्रता हमें नहीं मिलेगी, बल्कि पूरी जनता को, यहाँ निम्न वर्ग की जनता को, मध्यम वर्ग की जनता को, सभी लोगों को साथ में लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे, तभी हमें भारत से हम अंग्रेजों को निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं गांधी जी द्वारा भारत में किया जाने वाले आंदोलन में सबसे पहले नंबर आता है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सबसे बहुत प्रसिद्ध आंदोलन था, गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। बिहार के चंपारण जिले में, जो इस समय मुजफ्फरनगर जिले में है, बिहार के 1917-18 महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया। और क्यों किया गया? नील के जो कृषक थे, वो गोरे जो बागान मालिक थे उनसे काफ़ी परेशान थे, ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती कराई जा रही थी, और नील की खेती से उनकी ज़मीन, उनकी जो भूमि थी वो भी बंजर हो रही थी। तो वो नील की खेती करने के लिए के उत्सुक नहीं थे, फिर भी मजबूरी में ये गोरे जो बागान मालिक थे उनसे नील की खेती करवा रहे थे। उनको कोई इसमें ज़्यादा इनकम नहीं हो रही थी, इसलिए वो इसके खिलाफ आंदोलन छेड़े और इस आंदोलन में गांधी जी ने उनका सहयोग दिया, उनका नेतृत्व किया और इसमें काफ़ी हद तक उनको सफलता मिली। अब इसी समय देखिए कि खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में भी फसल नष्ट हो जाने से किसान लगान देने के हालत में नहीं थे। गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया, समर्थन किया किसानों का और लगान माफ़ करने की बात को कही। कहीं न कहीं इनको यहाँ भी सफलता मिली। और गुजरात में ही एक और बात हुई, अहमदाबाद मिल मज़दूरों की हालत बहुत संकटग्रस्त थी। वहाँ पे जो उनको मुख्य सुविधाएं देनी चाहिए थी मिल मालिकों के द्वारा, वो नहीं दी जा रही थी। उनकी स्थिति बहुत बुरी थी। उनकी स्थिति को देखते हुए गांधी जी ने उन्हें अच्छी स्थिति में लाने के लिए मिल मालिकों से कुछ शर्तें रखी, उनके खिलाफ कुछ मांगें रखी और उनकी मांगों को मानते हुए अंत में 35% बोनस इन मिल मज़दूरों को दिया गया। और इस तरह चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मज़दूरों के खिलाफ जो गांधी जी की शुरुआती लड़ाई थी उसमें उनको काफ़ी सफलता मिली और धीरे धीरे इनका जो है लोकप्रियता भारत में बढ़ती गई। और इस तरह इनके आगे की और लड़ाई जो मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन रहा, हम देखते हैं। तो देखिए चंपारण, खेड़ा, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरह अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ में उन्होंने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। उनका मुख्य सबसे बड़ा विस्तृत आंदोलन असहयोग आंदोलन। इसके बाद स्वराज और नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई। दलित आंदोलन और उनका निश्चय दिवसवाद, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और कैसे भारत विभाजन में कैसा उनका क्या रोल रहा, किस तरह वो भारत विभाजन नहीं चाहते थे, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ। अंग्रेज सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम पास किया गया, रोलेट एक्ट। इसमें क्या था कि बिना जांच के किसी भी भारतीय को कारावास में डाल दिया जाता था। इस तरह का तो बहुत ही पक्षपातपूर्ण अधिनियम था। इसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन का बिगुल बजाया। देखिए यहाँ पे देखिए, सत्याग्रह 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने लोगों से आग्रह किया कि जो भारतीय उपनिवेशवाद का खत्म करना चाहते हैं वे स्कूल, कॉलेज, न्यायालय न जाए, न ही कर चुका है। यह एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का असहयोग की शुरुआत थी। गांधी जी क्या कहते थे कि हम अंग्रेजों से अस्त्र शस्त्र से किसी तरह की लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि हम उनका किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी तरह का उनका कोई कार्य नहीं करेंगे, उनकी सरकारी संस्था को ज्वाइन नहीं करेंगे, उनका किसी तरह की उपाधि नहीं ग्रहण करेंगे। इस तरह करके हम उनका कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इस तरह उनका असहयोग करके हम उनको उनके सरकारी जो है तंत्र को तोड़ेंगे। तो देखिए कि यह एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी। तब गांधी जी ने कहा था कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। गांधी के इस आंदोलन ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला के रख दी, क्योंकि इस आंदोलन का, इस आग्रह का भारतीयों के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ। पूरे देश में इसकी लहर चल गई। जगह जगह पे लोग उनका बहिष्कार करने लगे, उनके कार्यों को छोड़ने लगे, सरकारी दफ्तरों को छोड़ने लगे, रिजाइन देने लगे। इससे उनका जो सरकारी जो दफ्तर था, जो उनका एक सरकारी तंत्र था, वो चरमराने लगा। और
कहीं कहीं थोड़ा सा इस बात को लेके उपद्रव भी होने लगे। इस बात को लेके गांधी जी बॉम्बे से दिल्ली आ रहे थे, लेकिन उसी समय अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ के बंदी बना लिया। और इस बात को ही लेकर जगह जगह पे आंदोलन, जगह जगह जनसभाएं हो रही थी। और इसी बीच सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कारावास में डाल दिया। अब हुआ क्या कि जब उन्हें कारावास में डाल दिया तो इसी बात को लेकर 1919 जलियांवाला बाग जो बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, वहां पे बहुत बड़ा एक सभा हो रही थी, बहुत बड़ी सभा हो रही थी। और सभा बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग से, किसी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से उन लोगों के जो उनको कारावास में डाला गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, उनको बंदी बनाने के विरोध में अपना चर्चा हो रही थी, सभा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी जलियांवाले बाग में। लेकिन इन निहत्थे लोगों पे, इस निहत्थे जनता पे, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां और हर तरह के जो लोग थे, उन पे अंग्रेजों ने गोली चलवा दी। और इस तरह गोली चलवाई कि उन्हें भागने का भी मौका नहीं दिया गया। और बहुत ही भयंकर, बहुत ही दर्दनाक हादसा था ये। और इसको हमेशा काले पन्नों से, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये बहुत ही, आज भी हम इसको याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जलियांवाला बाग जो आप सब लोग जानते होंगे। तो इन सब बातों से गांधी जी बहुत दुखी हुए। और कैसे उनका आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन। इसी के बीच एक और आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन क्या था कि खिलाफत आंदोलन में प्रथम विश्व युद्ध में एक टर्की के सुल्तान के साथ जो अंग्रेजों ने जो शर्त रखी थी, उसको उन्होंने माना नहीं। और नहीं माना तो पूरे विश्व के जो मुसलमान थे, जो टर्की के सुल्तान को अपना, एक तरह से सुल्तान अपना मुखिया मानते थे, उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में आंदोलन किए। खिलाफत आंदोलन जो भारत में भी रहा। तो मोहम्मद अली और शौकत अली कौन थे? खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन। इसमें गांधी जी का भी सपोर्ट इन लोगों को मिला, मोहम्मद अली और शौकत अली को गांधी जी का भी सपोर्ट मिला। ये सब कई कारण थे जिनको लेके भारतीयों के मन में बड़ा आक्रोश था। और इस तरह वो असहयोग आंदोलन के रूप में उभरा। और असहयोग आंदोलन जो है अंग्रेजों के लिए बड़ा ही अंग्रेजों के लिए चुनौतीपूर्ण आंदोलन रहा। असहयोग आंदोलन पूरे भारत में एक साथ आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में, जिसके 1, 2, 3 कारण हमने बताया। रोलेट एक्ट था, खिलाफत आंदोलन था और जलियांवाला बाग, ये सब इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन के जरिए कौन कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जैसे सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी दरबारों और उत्सव तथा सरकार के सम्मान में आयोजित उत्सव में भाग न लिया जाए, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, सैनिक, क्लर्क और मजदूर विदेशों में नौकरी करने के लिए न जाएं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए, स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्य अपने पदों का त्याग पत्र करें। ये किया गया कि असहयोग आंदोलन में ये कार्यक्रम गांधी जी के द्वारा लोगों से कहा गया, अपील की गई कि अपनाया जाए। और इसके साथ साथ किया क्या जाए, सकारात्मक क्या कार्य था, सरकारी स्कूल, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना, आपसी विवादों को सुलझाने के लिए जनता की पंचायतों की स्थापना, यानी अंग्रेज के पास न जाए, अंग्रेजी जो अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित है न्यायालय, उसमें न जाए, स्वदेशी का व्यापक प्रचार, हथकरघा तथा बुनाई उद्योग का पुनरुद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, छुआछूत का उन्मूलन। ये सकारात्मक कार्य थे असहयोग आंदोलन के। और वो जो हमने बताया कि उनके दफ्तरों को छोड़ना, उनकी वस्तुओं को न खरीदना, उनके कार्य को न करना, उनका सहयोग न देना, ये इस तरह से असहयोग आंदोलन का पूरा कार्यक्रम नकारात्मक और सकारात्मक रूप से चलाया गया। बड़े तेजी से आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। लेकिन कहीं कहीं क्या हो गया कि कुछ खामियां हो गई। गांधी जी का जो मुख्य उद्देश्य था अहिंसात्मक, लेकिन पब्लिक में बहुत जोश था, जनता में बहुत आक्रोश था। और इसी को लेके वहां पे चौरी चौरा नामक स्थान पे, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, चौरी चौरा नामक स्थान पे कुछ पुलिस वालों ने इन जुलूस निकालने वाले पब्लिक को, उनको रोकने का प्रयास किया। लेकिन जोश में आके ये पब्लिक जो है पुलिस थाने में आग लगा दी और काफी 21 लोग उसमें पुलिसकर्मी मारे गए। और इससे गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, वो बहुत द्रवित हुए, बहुत उन्हें इस चीज का मलाल हुआ कि अहिंसात्मक आंदोलन के बावजूद भी हिंसा हमारी तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से कैसे हुई। और इस चीज को लेकर उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया 1922 में।
तो इस तरह इस आंदोलन को बंद कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के नाराजगी की वजह से उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया 1922 में चौरी चौरा का आंदोलन कांड के पश्चात। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, फिर इसका वो कैसे गांधी जी ने इसको बंद कर दिया गया कि उनके द्वारा नाराज होकर, क्योंकि वो थोड़ा सा हिंसात्मक हो गया था। इसके बाद काफ़ी आक्रोश था भारतीयों में। इसी बीच एक और घटना घटी, साइमन कमीशन। देखिए, भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने घोषणा किया 1927 में कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय राजकीय कमीशन शीघ्र भारत आने वाला है। और वो आया, और उसके आने का मुख्य कारण था भारत के भावी संविधान के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। लेकिन जो 7 सदस्यीय दल था उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए भारतीयों के द्वारा इस कमीशन का विरोध किया जा रहा था और बहुत पुरजोर विरोध किया जा रहा था। इसी विरोध के इस आंदोलन में जो है लाला लाजपत राय थे, जो इस एक जुलूस निकाल रहे थे विरोध में साइमन कमीशन के, और उसका वो नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। और उसी में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दी गई और उनकी मृत्यु हो गई। लाठीचार्ज से उनके सिर में चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। भारतीयों में और ज़्यादा आक्रोश आ गया। ये थी कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की। कई ऐसे कारण थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए ये कारण जो है गांधी जी को प्रेरित किए। और इसी बीच 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की बात को स्वीकार की गई और गांधी जी ने नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। और गांधी जी ने नमक आंदोलन के थ्रू, देखिए कि उस समय अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा रखा था, तो बहुत जोर शोर से नमक के टैक्स पर जो टैक्स लगाया गया था उसका बड़ा पुरजोर विरोध हो रहा था। और इसी को गांधी जी ने एक जरिया बनाया और नमक जो टैक्स था, नमक कर जो लगाया गया था, उस कानून को तोड़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और इसके लिए वो 1930 को अपने साबरमती आश्रम से 74 सहयोगियों को लेकर वो निकले दांडी के लिए, समुद्र के किनारे जाने के लिए। और उन्हें बीच में काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला, उनकी जो है संख्या बढ़ती गई, उनके पीछे हजारों लोग लगते गए। और अंत में तो सविनय अवज्ञा की शुरुआत कैसे हुई? नमक कानून को तोड़कर। देखिए, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। नमक पर ब्रिटिश राज्य के एकाधिकार के खिलाफ 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला। उस दौर में अंग्रेजों ने चाय, कपड़ा, यहाँ तक कि नमक जैसी चीजों पर भी एक अधिकार, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि टैक्स लगा दिया था, एक अधिकार था उनका। उस समय बापू ने दांडी में नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा और समुद्र के किनारे पहुंचे दांडी नामक स्थान पे, और नमक बनाकर उनके द्वारा अंग्रेजों के जो द्वारा नमक पे टैक्स लगाने का जो कानून था उसको उन्होंने तोड़ा। और इस कार्यक्रम के में और कौन कौन सी चीजें थी? कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालय एवं सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत उन्होंने नमक सत्याग्रह से किया, नमक का कानून को तोड़कर किया। और इसके साथ साथ और क्या क्या कार्यक्रम थे इसमें? कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालय एवं सरकारी समारोहों का बहिष्कार, भू राजस्व, लगान तथा अन्य करों की अदायगी पर रोक, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का विक्रय करने वाली दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना, विदेशी वस्तुएं एवं कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र। उन्होंने कहा कि सरकार की कोई नौकरी नहीं करो। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि विनय सहित अवज्ञा, यानी बिना किसी हिंसा के हम विनय सहित आपके कार्य को करने के लिए मना करते हैं, हम आपके किसी भी कार्य को नहीं करेंगे। आप ऐसा कर देने से क्या होता है? देखिए, यदि हम किसी भी सरकारी संस्था के सारे कर्मचारी एकदम से हड़ताल पर बैठ जाएं तो क्या होता है? पूरी सरकारी संस्था, पूरा कार्यालय चरमरा जाता है, पूरी उसकी शैली चरमरा जाती है। कैसे कार्य होगा? कैसे कार्य आगे बढ़ेंगे? अब अंग्रेजों का जो भी सहारा था, सारे भारतीय थे, जो भी उनके कर्मचारी थे, जो भी उनके लोग थे, उनके यहाँ काम करने वाले सारे ही कौन थे? भारतीय थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन से उनकी जो है, उनका जो सत्ता थी वो हिल गई। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से वो काफी डर गए और उन्हें महसूस होने लगा कि कहीं एक दिन हमें यहाँ से जाना न पड़ जाए। तो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने बताया जो 1930 में शुरू हुआ और नमक सत्याग्रह से उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की।
दांडी नामक जगह पे जाकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा और इस तरह उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ये चाहते थे कि ये आंदोलन ना हो। उन्होंने एक 11 सूत्री मांग रखी थी अंग्रेजों के सामने, इनके सामने, कि इस हमारी मांग को मान लो तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन उनके द्वारा ये नहीं मानने के बाद फिर इस आंदोलन की शुरुआत की गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। अब इसके बाद देखते हैं, आपने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इतने जोर शोर से था कि जिन्होंने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया, तमाम लोगों को कारावास में बंद कर दिया गया, बड़े बड़े नेताओं को कारागार में डाल दिया गया, यहाँ तक कि गांधी जी को भी कारावास दे दिया गया। लेकिन शीघ्र ही गांधी जी को रिहा कर दिया गया और इरविन से एक समझौता हुआ। समझौते के पश्चात कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया और इस तरह उस समझौते के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। लेकिन इसी बीच देखिए कि इसी बीच ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि मुस्लिमों के साथ साथ जो दलित वर्ग है, जो हरिजन है, उनके लिए भी सांप्रदायिक पद्धति जो है लागू की जाएगी, जो गांधी जी को अच्छी नहीं लगी और इन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हरिजनों की सुरक्षा को का ध्यान में रखते हुए इस जो घोषणा की गई है सांप्रदायिक पंचायत, उसमें जो हरिजन लोगों को शामिल किया गया है उसको हटाया जाए। और इस तरह गांधी जी का अब जो कुछ साल रहेगा वो रचनात्मक कार्य में उन्होंने अपने समय को लगाया और 1931 से लेकर 1939 तक उन्होंने रचनात्मक कार्यों में अपने समय को लगाया। और वो रचनात्मक कार्य क्या था? हरिजनों का उत्थान था, उनके लिए कार्य था। क्या क्या कार्य था उसके बारे में हम बताते हैं। अब देखिए कि 1931 से 1939 तक का जो समय था वो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों में लगाया। उसमें मुख्य रूप से उनका देखिए दलित आंदोलन था। दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारे कार्य किए। देखिए पूना समझौते के बाद गांधी जी ने खुद को पूरी तरह से हरिजन की सेवा में समर्पित कर दिया। जेल से छूटने के पश्चात उन्होंने 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। साथ ही 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। उनका यह आंदोलन समाज के लिए से अस्पृश्यता मिटाने के लिए था। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। हरिजन आंदोलन में मदद के लिए गांधी जी ने 21 दिन का उपवास किया। दलितों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने ही दिया है। हरिजन जो शब्द है दलितों के लिए गांधी जी ने ही दिया है और हरिजन से उनका तात्पर्य ईश्वर का आदमी। और उनके रचनात्मक कार्य में क्या क्या था? को जड़ से समाप्त करो। वो कहते थे कि छुआछूत को जड़ से समाप्त करो अन्यथा मुझे समाप्त कर दो। 15 जनवरी 1934 को गांधी जी ने बिहार में आए भूकंप पर कहा था कि यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का दैवीय दंड है। हरिजनों का समर्थन करते हुए, उनके दुखों को देखते हुए, उनके शोषण को देखते हुए गांधी जी ने यह शब्द कहा था कि यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का दैवीय दंड है। जो वहाँ पे भूकंप आया था उसके लिए गांधी जी ने ऐसा बोला। हरिजन यात्रा के दौरान गांधी को कई स्थानों पर काले झंडे भी दिखाए गए। उनकी सभाओं में उत्पात भी मचाया गया, लेकिन गांधी जी डटे रहे। 1934 को पूना में गांधी जी की कार पर बम भी फेंका गया। 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम को छोड़ते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक स्वराज नहीं मिल जाता आश्रम वापस नहीं लौटूंगा। और इस तरह स्वराज और दलित आंदोलन, मतलब गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ अपने देश में जो कुछ सामाजिक दूरियां थी, सामाजिक खामियां थे, उनको भी दूर करने का कार्य कर रहे थे बीच बीच में। अब दलित आंदोलन आपने देखा और इसके पश्चात हम देखते हैं। अब देखिए कि दलित आंदोलन के साथ साथ गांधी जी का और रचनात्मक कार्य क्या था? ग्रामोद्योग, ग्राम स्वराज, सामाजिक जो असमानता है उसको दूर करना और शिक्षा प्रणाली से संबंधित उनका जो है वर्धा शिक्षा प्रणाली जो योजना उन्होंने लागू की थी, कुछ इस तरह था कि ग्राम स्वराज वो चाहते थे कि गांव में स्वराज की स्थापना हो। ग्रामोद्योग वो चाहते थे कि गांव में जो लघु और कुटीर उद्योगों को उन्होंने ज़्यादा वरीयता दी। उन्होंने कहा कि जो हमारे आधार है, हमारी अर्थव्यवस्था के आधार है लघु और कुटीर उद्योग, उन पे उन्होंने जोर दिया। और साथ साथ सामाजिक असमानता थी, ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसको दूर करने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और बुनियादी शिक्षा, उनका कहना था कि जो उस समय की तत्कालीन शिक्षा पद्धति थी उससे संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि शिक्षा के साथ साथ रोजी भी कमाना हो, ऐसा शिक्षा होना चाहिए। वर्धा शिक्षा योजना जिसे कहा जाता है, उन्होंने एक पद्धति बनाई, एक प्रणाली बनाई जिसमें वर्धा शिक्षा योजना कहा गया। तो इस तरह गांधी जी दलित उत्थान,
ग्राम स्वराज, ग्रामोद्योग, सामाजिक असमानता को दूर करने का भी प्रयास किए और शिक्षा की प्रणाली में भी सुधार करने के लिए उन्होंने लोगों को सुझाव दिया। और इस तरह उनके ये रचनात्मक कार्य रहे 1931 से लेकर 1939 तक का। इसके बाद फिर देखिए, इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, और भी छोटा आंदोलन कुछ एक दो आंदोलन हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बड़े स्तर पे आंदोलन हुआ लास्ट स्वतंत्रता से पहले का, उसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो बहुत ही प्रसिद्धि पाया है भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत क्रिप्स मिशन जब उसकी असफल हो गया तो उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार जो सत्ता सौंपने की बात कर रही थी भारतीयों को, उससे वो हटने लगी। अब इससे भारतीयों में बहुत रोष हो गया और इसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि इस आक्रोश ने क्या जन्म दिया कि 1942 को, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942, कहीं कहीं 8 अगस्त भी लिखा जाता है, तो 1942 को आरंभ किया गया। बहुत बड़े स्केल का आंदोलन था और ये कहा गया कि अब अंग्रेजों को हर तरह से हटाना है, भगाना है देश से। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद बापू ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। तीसरा बड़ा आंदोलन, देखिए आंदोलन तो कई किए उन्होंने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन उनका भारत छोड़ो आंदोलन था। तो बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया। जो अधिवेशन हुआ 1942 में कांग्रेस का, उसमें क्या नारा दिया गया? भारत छोड़ो। हालांकि गांधी जी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर में युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ के जरिए आंदोलन को चलाते रहे। आंदोलन को दबाया नहीं जा सका, सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भी यह आंदोलन चलता रहा। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना भी कर दी गई। इस तरह ये सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद भी यह आंदोलन थम नहीं रहा था। तो ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी के द्वारा किए गए सारे महत्वपूर्ण आंदोलन थे। इसके बाद स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद अब देखिए एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा रही दिखा रही हूँ कि कौन कौन से मुख्य आंदोलन गांधी जी के द्वारा करवाया गया। चंपारण आंदोलन सबसे पहला आंदोलन था उनका, और चंपारण के बाद आप देखिए ये गांधी जी की फोटो है यहाँ पे। दूसरा उनका महत्वपूर्ण जो आंदोलन था 1920 का असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन देखिए उनका साबरमती आश्रम, गांधी जी का जो गुजरात में है उनका साबरमती आश्रम, इसकी पिक्चर देखिए आप। और तीसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिस नमक सत्याग्रह शुरू करके उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, वो नमक सत्याग्रह देखिए, गांधी जाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। और ये देखिए गांधी जी की पिक्चर, गांधी जी नमक उठाकर कानून तोड़ रहे हैं नमक का। और इसके बीच जो उनका रचनात्मक कार्य था दलित आंदोलन, दलितों के प्रति जो उन्होंने कार्य किया, रचनात्मक कार्य, ये देखा आपने गांधी जी के द्वारा किया गया रचनात्मक कार्य। गांधी जी दलितों की सभा में कुछ भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, उनके लिए कुछ बोल रहे हैं, ये पिक्चर देखिए। और फिर उनका जो तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का सबसे बड़ा और तीसरा आंदोलन था। इसके बाद ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें आप पिक्चर देख सकते हैं गांधी जी की नेहरू जी के साथ। और इस तरह ये चैप्टर हम इन करते हैं संक्षेप में। मैंने इस चैप्टर में सब कुछ आपको बताने की कोशिश की, और इसके बाद फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।